नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन हम सबकी भी तो जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये कि हम कोरोना नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें, और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाकर हम जरूर रखें। न्यूज 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये मास्क ही इस समय हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योजना को मंजूरी न देने का आरोप लगाकर केंद्र सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि योजना पर केंद्र सरकार से एक बार नहीं बल्कि 5 बार मंजूरी ली गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली में इस योजना के लागू किए जाने के बाद राशन की कालाबाजारी खत्म हो जाती। केजरीवाल ने दावा किया कि इस योजना से जुड़ी केंद्र की सभी आपत्तियों को मार्च में ही दूर कर दिया गया था, फिर भी इस योजना को रोक दिया गया। दिल्ली सरकार के आरोप पर उधर एलजी दफ्तर ने बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि दरअसल घर घर राशन योजना रोकी ही नहीं गई है, बल्कि इस फाइल को नियमों के तहत पुनर्विचार के लिए फिर एक बार भेजा गया है, क्योंकि इसे लागू करने से पहले केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी नहीं ली गई है। और इस योजना के खिलाफ कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है। जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? अब और कैसे अप्रूवल लें? इस सब के बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी, क्यों सर? लोग पूछ रहे हैं। अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? तो तुरंत बीजेपी ने केजरीवाल के इस आरोप पर पलटवार करते हुए दावा किया कि दिल्ली सरकार राशन पर अलग से चार्ज लगाने की कोशिश कर रही है, जो कि नियमों के खिलाफ है। उसमें एक प्रावधान है कि आप ये जो राशन है जो आप फेयर प्राइस शॉप में पाते हैं, उस राशन को दिल्ली के कुछ एजेंसीज उठा लेंगे और जैसे कि गेहूं है उसको आटा बनाया जाएगा और जैसे चावल है उसकी सफाई की जाएगी और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिल्ली की सरकार लगाएगी। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विषय में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है। जो केंद्र के नियम है उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चार्ज कोई लगा नहीं सकता है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को कि गरीबों से वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते थे, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी बताते नहीं है। इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी छुपा देते हैं। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कोई भी केंद्र का जो कानून है, केंद्र का जो स्कीम है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके उसे अलग तरीके से राज्य में रख नहीं सकते। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लगातार कई सवाल जवाब हो रहे हैं। इस बीच जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जावेद, अब बड़ा सवाल यह उठता है कि यह पहला दफा नहीं है जब इस तरह की बात सामने आई हो। दिल्ली सरकार ने अपनी पहले भी इस योजना को वापस लिया था केंद्र की कुछ आपत्तियों के बाद। क्या दिल्ली सरकार से कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अभी भी केंद्र को जिन विषयों पर आपत्ति है उसको वो सुलझाकर नए सिरे से इसे लागू करने की दरख्वास्त सामने रखेगी? देखिए प्रशांत, अब इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश इसलिए नहीं बची है क्योंकि पहले इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। मार्च में जब ये प्रस्ताव सामने रखा था तो केंद्र ने ये कहकर रोक लगा दी थी कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार वो राशन मुहैया करा सकता है, तो उसके नाम में बदलाव ना किया जाए। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया कि जो मुख्यमंत्री है उस नाम को हटा दिया जाता है। जो केंद्र सरकार का जो योजना है उसी के तहत घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। अब जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक हफ्ते बाद ये योजना लागू होनी थी, तब उपराज्यपाल दफ्तर ने इसे वापस भेजा है पुनर्विचार के लिए। और जो दलील दी है वो ये दी है कि एक तो कोर्ट में केस चल रहा है, दूसरा
जो केंद्र सरकार से इसकी स्वीकृति नहीं ली गई है, मंजूरी नहीं ली गई है। तो अब जो सबसे बड़ा इसका जो जड़ है वो ये है कि मुख्यमंत्री इस योजना के तहत राशन घर घर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उपराज्यपाल ने जो दलील दी है वो ये कि जो राशन वितरण प्रणाली है केंद्र की, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो जो बदलाव की बात कही जा रही है वो दरअसल यही है कि मुख्यमंत्री घर घर राशन पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो जो मूल है इस योजना का वो होम डिलीवरी है राशन की, लेकिन उस पर ही एक तरह से आपत्ति दर्ज करा दी है। तो अब देखना है कि दिल्ली सरकार का आगे इस पे क्या रुख रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये महत्वाकांक्षी योजना है। जिस तरह से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि उनके करियर के शुरुआती दिनों से इसके लिए वो लड़ाई लड़ते रहे हैं, लगातार कोशिश करते रहे हैं सरकार में आने के बाद भी। अब जब वो इस पोजीशन में है कि इसको अमल में लाया जा सके, तब अब वो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र ने इस योजना को खारिज कर दिया। तो केजरीवाल ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि जब वो एनजीओ के साथ जुड़े थे, काम कर रहे थे, तब जानलेवा हमला भी हुआ उन पर, जब इस तरह से वो इसी राशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे को उठा रहे थे जनता के हित में। लेकिन जावेद, अब एक बड़ा सवाल ये है कि अगर केंद्र इसमें खामियां देख रहा है, वो ये कह रहा है कि जो कानूनी प्रावधान है, क्योंकि दूसरे राज्यों से दिल्ली की स्थिति भिन्न भी है, पूर्ण राज्य उस तरह से दिल्ली नहीं है, बहुत सी चीजें दिल्ली सरकार के अंतर्गत भी है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। लेकिन अब दिल्ली सरकार के पास उपाय क्या, वो आगे क्या कदम उठाना चाहती है? देखिए, दिल्ली सरकार की जो ये योजना है घर घर राशन योजना, सीधे तौर पर अब ये जो उपराज्यपाल ऑफिस है उनकी तरफ से रोका गया है। मंजूरी के लिए वहाँ भेजा गया था, लेकिन उपराज्यपाल दफ्तर की तरफ से बताया गया कि पुनर्विचार के लिए इसको वापस भेज दिया गया है। खंडन किया है कि खारिज नहीं किया है, लेकिन पुनर्विचार किन बातों पर एलजी कह रहे हैं ये हमें देखना होगा। वो कह रहे हैं कि जो इसकी तरीका है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, और अगर बदलाव किया जाएगा तो उसके लिए आपको केंद्र से मंजूरी लेनी होगी। तो जो मार्च में प्रस्ताव पारित किया था नाम बदलने को लेकर, वो केंद्र को भेज दिया था, लेकिन उस पर सवाल अभी भी है कि क्या जो केंद्र सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन देती है उसमें क्या दिल्ली सरकार ये प्रावधान कर सकती है कि वो घर तक राशन पहुंचाए। विवाद इसी बात को लेकर है। तो इस पर अभी दिल्ली सरकार का क्या आगे भूमिका रहेगी ये जरूर देखना होगा। ये सबसे अहम बात भी है कि अगर कुछ बिंदुओं को लेकर विवाद है तो उसे कैसे सुलझाने की कोशिश होती है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा है कि मार्च से ही इस योजना में अड़ंगा लगाया जा रहा है, जबकि दिल्ली सरकार ने घर घर राशन योजना का नाम भी केंद्र की आपत्ति के बाद बदल दिया था, फिर भी इस योजना को केंद्र ने रोक दिया है। कानूनन हमें दिल्ली में यह स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था, आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली, हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया। उधर बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल इस योजना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, उसमें कई खामियां इस वक्त मौजूद हैं, यहां तक कि यह भी पता करना मुश्किल होगा कि राशन सही आदमी को मिल भी रहा है या नहीं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो घर घर जाके राशन देंगे और डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे। बंधुगण, ये डोर स्टेप डिलीवरी सही व्यक्ति को हो रहा है कि नहीं, गरीबों के पास ये राशन पहुंच रहा है कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? उनका कहना है कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से जान जाएंगे कि डोर टू डोर डिलीवरी हो रहा है कि नहीं। हम आपके अंगूठे ले लेंगे, हम आपका कोई ऐसा बायोमेट्रिक निशान लेंगे जिससे कि ये जो हिसाब है कि सही व्यक्तियों तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो हिसाब हमारे पास आ जाएगा। मगर यहां केंद्र की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को रिमाइंड भी किया है, और मैं भी बताना चाहूंगा कि एक पॉइंट ऑफ सेल EPOS मशीन होती है। आपने देखा होगा दुकान में आप जाते हैं तो कई बार उसमें कार्ड स्वाइप होता है, एक मशीन होती है
जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होती है और उसमें जो भी डेटा जाता है वो डेटा सरकार के उच्च अधिकारियों तक, सरकार के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। 2018 के अप्रैल के महीने से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जो 2000 फेयर प्राइस शॉप है जहां ये राशन वितरित किए जाते हैं, उन्होंने ये जो पीओएस मशीन है, ईपीओएस मशीन है, जो इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, उन्हें बंद करवा दिया था। जावेद मंसूरी लगातार हमारे साथ बने हुए। जावेद, बीजेपी इसमें एक पॉइंट और उठाकर आरोप लगा रही है केजरीवाल सरकार पर कि दरअसल ऑथेंटिकेशन जो है आधार कार्ड का वो जीरो है दिल्ली में, और पीओएस जो तरीका है उसे भी पूरी तरीके से बंद करके रखा गया है। ऐसे में ये कैसे पता चलेगा कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो बिल्कुल सही है? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिस तरह से बाकी सब चीज़ों की होम डिलीवरी होती है, वैसे ही जो राशन दिया जाता है उसको भी लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया जाए। तो सरकार का साफ कहना है कि जो भी ट्रांसपेरेंसी होगी कि राशन धारकों तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो दिल्ली सरकार जो उसके लिए बाकायदा एक तरीका अपनाएगी, वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन ये देखना होगा कि जो मूल बात इस की योजना की है, जो खुद मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि जो राशन घर पहुंचाना है, उसको लेकर एक तरह से रोक उनकी योजना पर लगा दी है, जिसको लेकर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। मार्च महीने में भी तैयारी की गई थी, उस वक्त भी रोक केंद्र सरकार की तरफ से लगा दी गई थी। अब फिर से एक हफ्ते बाद ये योजना शुरू होनी थी, अब फिर से इस पर रोक लगा दी है। तो दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वो तैयार है, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो यह भी दावा किया कि दिल्ली में पिछले 70 सालों से राशन माफिया का राज चल रहा है। ऐसे में घर घर राशन योजना से राशन माफिया को खत्म किया जा सकता था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे रोक दिया है। राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए दावा किया कि केंद्र ने इस योजना को इजाजत ना देकर दरअसल एक बड़े घोटाले को रोक दिया है। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली में राशन के लिए सही आदमी की पहचान का कोई पुख्ता तरीका ही नहीं बनाया गया है। मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे। ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए, जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा, और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता। ना उसका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, ना वहां ईओएस मशीन है, और आखिरकार बाद में आप दिल्ली में देखते कि 7, 8, 10 गुना अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस में गेहूं और चावल आपको दिल्ली में मिल रहा होता। यही अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे। जावेद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को भी दिल्ली सरकार ने आगे नहीं बढ़ने दिया, ये भी अब केंद्र सरकार का कहना है। लेकिन अब अगर ये उलझन है, उन्हें स्कीम लागू करवानी है, क्या आगे उनका कदम होगा कि वो अपनी इस योजना को लागू करवा पाए? क्या इसके कोई संकेत दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार से मिल रहे हैं? देखिए प्रशांत, हमें ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो सामने आए हैं। इससे पहले जो एक प्रक्रिया होती है वो उसको फॉलो किया जा रहा था। जो केंद्र सरकार की तरफ से पहले आपत्ति दर्ज की गई उसे हटाया गया, दिल्ली सरकार ऐसा कह रही है। अब जो तमाम आपत्तियां जो केंद्र बता रहा था उनको कोशिश की गई हटाया जाए, लेकिन अब जब वापस इसे मंजूरी के लिए भेजा गया, जब एक हफ्ते बाद ये लागू होनी थी, फिर से दिल्ली सरकार कह रही है कि 2 कंडीशन लगा दी हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है,
और दूसरी के केंद्र से मंजूरी नहीं ली गई है। ऐसे में अब ये बहुत अहम है कि सरकार जो इस योजना को लागू कैसे करेगी, क्योंकि सरकार की जो योजना का मूल है, हम बार बार यही बता रहे हैं कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी होगी, घरों के दरवाज़ों पर राशन जाएगा। लेकिन उपराज्यपाल ने यही दलील देकर कहा कि उसमें कोई छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो केंद्र सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है। संबित पात्रा को हमने सुना, वो लगातार कह रहे हैं कि अगर आपको राशन दरवाजे पर पहुंचाना है तो आप अपना राशन खरीदिए, उसे होम डिलीवर कराइए। तो आप समझ सकते हैं कि जो टकराव की स्थिति है वो ये है कि जो योजना है वो अभी आसान नहीं लग रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए उसे लागू कराना, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि अपना राशन खरीदिए और उसे भेजिए, क्योंकि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र से राशन मिलता है, फिलहाल उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो लगातार इसी पर नज़रें बनी हुई हैं कि अब जब ये एक तरह से रुक गया है, एलजी ने भेजा है सरकार को, अब सरकार उस पर क्या रुख अपनाती है। जी, लेकिन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप यही नहीं रुका है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी के हमले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी सामने आए और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि 70 साल से राशन की चोरी जिस तरह कांग्रेस सरकार करती रही, बीजेपी अब वही कर रही है। मैंने उनकी पूरी पीसी बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि उन्होंने ये तो बोला 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, लेकिन 80 करोड़ लोग इस देश के जो झेल रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, चोरी होता है, समय पे नहीं आता, दुकानें बंद मिलती हैं, तो वो कैसे दूर हो सकता है, उस पर नहीं बोले। राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में दिलचस्पी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के केंद्र सरकार पर हमले के बाद दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी सामने आए और उन्होंने एक बार फिर से घर घर राशन योजना पर कई सवाल खड़े किए। दिल्ली सरकार को अब तक 37,400 मीट्रिक टन अनाज दिया गया, जिसको उन्होंने कहा हमने 90% तक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वहीं पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसमें बड़ी हैरानी की बात है कि उसमें 72,702 मीट्रिक टन इनको अलॉट हुआ है, जो गरीबों को देने के लिए फ्री राशन था। दिल्ली सरकार ने अभी तक उसमें 52,000 मीट्रिक टन ही राशन उठाया है और उसमें से भी सिर्फ 68% ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इससे सरकार की नीयत का पता लगता है कि किस तरह से दिल्ली सरकार जो गरीबों का राशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फ्री दिया जा रहा है, उस राशन को भी वो बांट नहीं पा रहे हैं। इस बीच सरकारी राशन डीलर संघ के सौरव गुप्ता ने घर घर राशन योजना पर रोक के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। सौरव गुप्ता के मुताबिक आम आदमी पार्टी पूरे मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से डोर स्टेप को नामंजूरी मिली है, उसके लिए सबसे पहले हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम केजरीवाल जी से ये बताना चाहते हैं, केजरीवाल जी हमारी दुकान में लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग दिल्ली के अंदर राशन की दुकानें चलाते हैं और इन दुकानों पे लगभग 8 से 10 हज़ार परिवार जुड़े हुए होते हैं। एक दुकान पे औसतन लगभग 3 लोग कार्य करते हैं। इस योजना, अगर ये योजना लागू हो जाती तो इतने लोगों के पेट पे लात पड़ती, जो कि दिल्ली सरकार को ये योजना लाने से पहले सोचना चाहिए था। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की ओर से भी किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के नेता भी कर रहे हैं, लेकिन ना बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई योजना रुकेगी और ना आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से योजना शुरू होगी। अगर तकनीकी तौर पर कोई खामियां दिखाकर फाइल वापस की गई है तो अगला कदम तकनीकी तौर पर क्या होगा? क्या इसके कोई संकेत दिए जा रहे हैं? देखिए, अब सवाल जो नज़रें हैं वो सरकार के अगले कदम पर ही टिकी हुई हैं कि जिन दलीलों को आधार बनाकर इस योजना को पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, जिसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि खारिज कर दिया गया है,
अब सरकार उन आपत्तियों पर क्या जवाब देगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि सरकार भी जो मुख्यमंत्री हैं वो इस योजना को हर हाल में लागू कराना चाहते हैं। हमने देखा कि उनके जो वादे हैं उनमें ये बेहद अहम वादा उनका रहा है कि वो राशन की डिलीवरी घरों तक करेंगे। तो ऐसे में अब जो नए क्लॉज लगाए गए हैं जिनको आधार बनाकर रोका गया है, अब सरकार उन पर क्या रुख अख्तियार करेगी, क्या जवाब देगी, क्या टेक्निकलिटीज़ होंगी, अब वो आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा कि कैसे ये रास्ता जो है जो अभी रुक गया है। अभी एक तरह से पॉलिटिकल बयानबाजी ज़्यादा चल रही है, लेकिन टेक्निकलिटीज़ के जरिए किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा अब गेंद दिल्ली सरकार के पाले में है। जी, क्योंकि खारिज कर दिया गया है ये कहना है केजरीवाल सरकार का, तो एलजी ऑफिस कह रहे हैं पुनर्विचार के लिए भेजा है। एक बेहद अहम खबर इस वक्त की, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में आरोपी और सुशांत की सबसे करीबी दोस्त रही रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा सामने आया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के जिन बयानों को चार्जशीट में शामिल किया है उनमें रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर ही कई गंभीर आरोप लगाए। न्यूज 18 के पास रिया के इस कबूलनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है जो इस वक्त हमारे दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें रिया ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उनकी जिंदगी में आने से पहले ही ड्रग्स लेते थे। इतना ही नहीं, रिया ने यह भी आरोप लगाया है कि सुशांत के परिवार को उनके इस ड्रग्स लेने की जानकारी थी। रिया ने यह भी आरोप लगाया कि सुशांत की बहन और जीजा सुशांत के लिए ड्रग्स लाते थे। ड्रग्स केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती इस वक्त जमानत पर जेल से बाहर है। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती के कबूलनामे को खुद के बचाव की कोशिश करार दिया है। उनका कहना है कि आरोपी के बयानों को कानून में कोई महत्व नहीं मिलता। एक अपराधी अपने बयान में, अपने बचाव में बहुत कुछ कहता है, उसके कहने का कोई महत्व नहीं, कानूनी महत्व नहीं होता है। इसलिए अगर रिया जो कहना चाह रही हैं ड्रग्स के बारे में या बहनों के बारे में, इस स्टेटमेंट का कानून में कोई उसका मतलब नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है, और ये सिर्फ एक अपने आप को बचाने के लिए एक उनकी कोशिश है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, अब सबसे खास बात ये कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ये कहते हैं कि ये तो खुद आरोपी है रिया चक्रवर्ती, उनके इस तरह के बयानों का कानून में कोई महत्व नहीं है, क्या वाकई जो एनसीबी जांच कर रही है वो इसे नजरअंदाज कर देगी, या वाकई जिन जिन लोगों पर शक है, आरोप लग रहे हैं, उन सब से अब आगे पूछताछ होगी? जी देखिए प्रशांत, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। किसी भी इन्वेस्टिगेशन के कोई भी पार्ट को कोई भी जांच एजेंसी नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। प्रोफेशनल जांच एजेंसी अगर प्रोफेशनल तरीके से किसी मामले की जांच करती है तो। रही बात इस मामले में जो रिया ने आरोप लगाए हैं सनसनीखेज, और जो उसका इकबालिया बयान कहता है, जो पूरी ड्रग्स की कहानी को बयां कर रहा है, फैमिली के ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं उसको बयां कर रहा है, और किस तरह से सुशांत की एंट्री रिया की जिंदगी में होती है, किस तरह से वो दवाइयों का सेवन करते हैं, डॉक्टरों की और जो दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बात की जाती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर एनसीबी अपनी जांच को जारी रखी हुई है। अभी हमारी कुछ देर पहले भी एनसीबी के 2 बड़े अधिकारियों से फ़ोन पे बात हुई, हमने उनका कोड लेना चाहा। उनका सीधे तौर पे कहना था कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सुशांत सिंह राजपूत में जो ड्रग्स कनेक्शन मामला है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। कई ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच करना है, चाहे सुशांत के करीबी हों या उनके परिवार के लोग हैं, जिनके खिलाफ भी अगर कोई आरोप कोई सह आरोपी ने लगाए हैं या सुशांत से जुड़े किसी करीबी ने लगाए हैं, उन तमाम चीज़ों की बारीकी से जांच की जाएगी। लेकिन उसके लिए एनसीबी को पुख्ता सबूतों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बीच में देखा गया था कि एनसीबी ने जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ रेड्स करी थी, गिरफ्तारियां करी थी, कोर्ट में कई बार एनसीबी को फटकार लगी थी, और यही वजह था कि उसके बाद से एनसीबी ने अपनी जो जांच की जो एक तरीके से दिशा और दशा है वो चेंज कर दी थी, और उसके बाद पूरा पुख्ता एविडेंस के साथ ही वो किसी भी आरोपी या किसी भी शख्स को सम्मन कर रही थी, उसे पूछताछ के लिए बुला रही थी। यही बात हमने एनसीबी से पूछा कि जो आरोप रिया चक्रवर्ती ने अपने कबूलनामे में सुशांत के परिवार के ऊपर लगाए हैं, उनकी बहन, उनके जीजा के ऊपर लगाए हैं, और कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर एनसीबी किस तरह से आगे तफ्तीश करेगी। एनसीबी का कहना है कि रिया के बयानों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, जो और भी लोगों के बयान हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, लेकिन हम उसमें
जो और भी एविडेंस है वो तलाश रहे हैं और जो सबूत है उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं, उसके आधार पर ही आगे किसी को सम्मान या पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि एनसीबी को अगर फटकार लगती है तो वो अब चाहेगी आगे कि बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा जाए, पुख्ता सबूतों के साथ ही इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सुशांत के सहयोगी रहे अंकित आचार्य ने सुशांत और उनके परिवार पर लगाए गए रिया चक्रवर्ती के उन आरोपों को झूठा बताया है, जिसमें रिया ने सुशांत के ड्रग्स लेने और उनके परिवार को ड्रग्स की लत के बारे में पूरी जानकारी होने की बात कही। रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुशांत सिंह के परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ इस समय अंकित आचार्य हैं, करीब 2.5 साल तक साथ रहे हैं, सुशांत के घर में काम किया है। अंकित, सवाल सबसे पहला मेरा यही, क्या कभी आपने देखा है रिया के आने के पहले कि जो परिवार के लोग थे, कभी कोई खुद ड्रग्स ले रहा हो या सुशांत को दिया जा रहा हो? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, आप लोग की पूरी टीम को नमस्कार करना चाहता हूँ। एंड जो आपने सवाल पूछा है उसका आंसर ये है कि जब मैं सुशांत भैया के पास था तो सुशांत भैया ये सब ड्रग्स एंड और भी मैंने सुना CBD ऑयल, ये सब भी सुना था मैंने, तो ये सब लिया नहीं करते थे ये। तो उनको खुद एक सोचना, मतलब वो तो खुद सोचते कि मतलब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मतलब कहीं मतलब स्ट्रगल करके मुझे जाना है, तो ये चीज़ तो मुझे बर्बाद कर देगी, ये पूरी लाइफ मुझे बर्बाद कर देगी, तो वो क्यों लेंगे वो ड्रग्स? तो ये सब ड्रग्स ये पूरे कुछ नहीं लेते थे भैया। ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि रिया जो भी आरोप लगा रही है गलत है? ये तो मुझे मालूम नहीं, अब वो अपने बचाव के लिए कर रही हो शायद, ये तो मुझे मालूम नहीं। अब देखिए, जो बेचारा एक डेथ हुआ इंसान, उनको आप बेइज्जती करोगे। अब आए थे, अब वो बोल रही है कि अब घर वाले देते थे, उनके पापा देते थे, उनके बहन देते थे, कोई अपना बेटा या कोई अपना भाई बहन अपने भाई को कोई देगा? आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जो इस पूरे मसले पर अब कुछ खास पहलू निकल कर आए हैं वो ये कि रिया चक्रवर्ती का जिस तरह का बयान है उससे उलट उन बाकी लोगों के बयान जो सुशांत सिंह राजपूत के और करीबी रहे, सहयोगी रहे हैं, कैसे एनसीबी इसे देख रही है और इन बातों को गंभीरता से लेते हुए किस दिशा में तफ्तीश बढ़ा रही है? जी देखिए, इस पूरे मामले में जब एनसीबी ने 2 कंप्लेंट केस फाइल किए थे तो उनकी जांच जो शुरू हुई वो सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती पर आकर टिकी थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ही प्रशांत वो किरदार थी जो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती थी, उनकी सबसे ज्यादा करीबी थी। इसके अलावा बात आती है उनकी बहन की, जो आखिरी वक्त में सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रही थी, और फिर बात आती है घर के तमाम नौकर चाकरों की और मैनेजर्स की जो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के अहम हिस्सा थे। ये तमाम कड़ियों को जब जोड़ा गया तो उसमें एक सबसे बड़ा नाम आया रिया चक्रवर्ती का, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सुशांत सिंह राजपूत की थी परिवार के बाद, कि वो सुशांत सिंह राजपूत की केयर करें। और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती अपने इकबालिया बयान में ये आरोप लगाती हैं कि सुशांत की बेसमय मौत हो सकती थी ड्रग्स के सेवन से, और उन्हें जिन दवाइयों को दिया जा रहा था वो एक तरीके से एनडीपीएस में ड्रग्स होती हैं, तो क्या रिया चक्रवर्ती की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वक्त पे वो सुशांत सिंह राजपूत का इलाज कराएं? यहां पर रिया चक्रवर्ती ये भी बोलती हैं, जब एनसीबी ने उनसे सवाल पूछा था कि वो अस्पताल में सुशांत सिंह राजपूत को भर्ती कराना चाहती थी, लेकिन उसके लिए सुशांत राजी नहीं थे, और उन्होंने इशारा यह भी किया है कि परिवार के कई सदस्यों ने उनका साथ नहीं दिया। ये तमाम चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में कुछ तो ऐसा चल रहा था जिसको लेके वो काफी ज्यादा परेशान थे, और उन्हें अगर ड्रग्स की लत लगी या किसी ने ड्रग्स की लत लगवाई या जानबूझ के उन्हें ड्रग्स दी जा रही तो उसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या यह मेडिकल नेग्लिजेंसी का मामला है? क्योंकि हम अगर कई महीने पीछे जाएं, जब इस केस की तफ्तीश एनसीबी ने शुरू करी थी, जब यह बात काफी ज्यादा तूल पकड़ी थी कि क्या जिस तरह से दवाइयां जो सुशांत सिंह राजपूत के घर से बरामद हुई हैं, वो क्या ऐसी दवाइयां हैं जो सुशांत को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थी या उन्हें एक तरीके से अवसाद में ला रही थी, और क्या ये मेडिकल नेग्लिजेंसी का मामला नहीं बनता है? यही वजह है कि 2 बड़ी जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। उसके बाद एनसीबी को इस जांच का हिस्सा बनाया गया, और अभी भी तीनों एजेंसी की जो जांच है वो अभी तक चल रही है। मेडिकल नेग्लिजेंस तो नहीं हुआ है, ये एक गंभीर मुद्दा भी है और इस पर भी जांच होगी, क्योंकि अलग अलग तरह के बयान सामने आए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के एक और सहयोगी पंकज कुमार राय ने भी रिया चक्रवर्ती पर खुद को बचाने के लिए सुशांत और उनके परिवार पर आरोप लगाने की बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि रिया से मिलने से पहले सुशांत ने कभी ड्रग्स को छुआ तक नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती का बयान जो आया है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। एनसीबी को जो उन्होंने बयान दिया है उसमें साफ तौर पर कई ऐसी चीजें कही गई हैं जो कि पूरे मामले को
किसी दूसरी दिशा में लेकर जाती हैं। इस वक्त पंकज कुमार राय हमारे साथ हैं। पंकज जी, रिया चक्रवर्ती ने कहा है अपने बयान में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है उसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से मिलने से पहले ही वो नशे के आदी थे, नशे में रहते थे। जो मैरिजुआना है उसका सेवन करने की उन्हें आदत लग चुकी थी और ये आदत उन्हें काफ़ी पहले से लगी हुई थी। कभी ऐसा देखा था? नहीं, मेरे सामने थे तो फिट थे, पूरा जिम वगैरह सब कुछ करते थे, अपना शूट पे टाइम पे जाते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। 24 घंटे में 18-20 घंटे तो वो बिजी रहते थे। तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, नेचुरल थे। रिया क्यों कह रही हैं फिर ये बातें? क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि वो सारी जिम्मेदारी, सारे नशे का जो केंद्र बिंदु है वो बताती हैं कि सीधे सीधे सुशांत का परिवार ही उन्हें नशे देने लगा था, नशे के डोजेस देने लगा था, जो चरस गांजा है ये सब अरेंज भी करने लगा था। वो क्यों कह रही हैं फिर? फर्स्ट तो रिया मेरे सामने थी नहीं, मैं रिया को कभी देखा ही नहीं जब मैं सर के साथ था। और रिया ऐसा कह रही है तो अपने ऊपर से कुछ हटाना चाहती है, यानी दूसरे के ऊपर डालना चाहती है। यानी रिया के आने के पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं, न कोई चरस, कोई सिगरेट, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा काम चल रहा था और सर के पास बाकी बहुत सारे मूवी भी आ रहे थे, काम भी सब बहुत अच्छे कर रहे थे, बिजी थे अपने लाइफ में अच्छे से। बट रिया जब आई, मैं सुना बाद में न्यूज़ के मालूम चला रिया करके रिया आई है, तो रिया के आने के बाद ही ये सब स्टार्ट हुआ होगा मेरे हिसाब।